हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपना बेसिक्स ऑफ लॉ कि लॉ क्या है, कहाँ से आया है, क्या जरूरत पड़ी है हमें लॉ की। ये सब हम अपना फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। सेकंड क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, जिसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ क्या रहते हैं? हमारे पास 6 सोर्स हैं हमारे पास लॉ के। कौन कौन से? मेजर वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज कस्टम्स, देन बिलीव्स, देन उसके बाद था हमारे पास स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स में दो चीजें आती थी, कौन सी? लॉज एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज। देन हमने पढ़ा था ऑर्डिनेंस क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो ये 6 सोर्सेज ऑफ लॉ हम पढ़ चुके थे। आज हम अपना उसी फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लीगल सिस्टम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो इंडिया में प्रिवेल करता है लीगल सिस्टम, उसकी हिस्ट्री क्या है। अब बेटा देखो, लॉ जो है ना वो एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। मतलब कि जो राजा महाराजा का टाइम होता था ना, उस टाइम से हमारा लॉ चलता आ रहा है। क्योंकि मैंने आपको वजह बताई ना कि लॉ की जरूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि मैंने एक लाइन लिखवाई थी ना आपको, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। हमें अपनी सोसाइटी में जहां पे हम रह रहे हैं वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ेंगे, ताकि सब चीजें अच्छे से मैनेज, एक डिसिप्लिन में, एक ऑर्डर में चले। इसलिए हमें लॉ लाना पड़ा, इसलिए लॉ की जरूरत पड़ी है। तो पहले क्या इंसान नहीं होते थे? जब राजा महाराजा का टाइम था, तब भी इंसान थे ना, तब भी तो उन्हें मैनेज करना पड़ता था ना। तो उस टाइम पे भी लॉ था। तो क्या लॉ था, कैसे लॉ बना, आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब हिस्ट्री अब हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप बोलोगे कि मैम हम कहाँ ये सीएमए में, हम कहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिससे हम पीछा छुड़ा के आ गए अपना। 10th तक की पढ़ी थी हमने तो हिस्ट्री, उसके बाद तो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे तो हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होगी। तो कोई ना, हम इसे इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ना कि आपको बोर नहीं लगेगा। ऐसे ना फटाफट खत्म कर लेंगे कहानी की तरह, क्योंकि बच्चा छोड़ नहीं सकते हैं। एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी पूछ सकता है, तो छोड़ेंगे नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे ना मैंने आपको सब बहुत एक्सप्लेन करके लिखा है, क्योंकि आप मॉड्यूल खोलोगे ना, तो उसमें आपको कई पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो एक्सप्लेन नहीं होंगे, जस्ट नाम नाम लिख दिए होंगे। जैसे आप इसमें आगे जब मैं जाऊंगी ना, तो यहाँ पे टॉपिक आएगा एंशियंट पीरियड में जो राजा महाराजे का टाइम होता था, उस टाइम में कितने कोर्ट्स होते थे, क्या होता था वो कोर्ट का। तो वहां पे ना मॉड्यूल खोलोगे, आपको सिर्फ ये नाम मिलेगा, द कुल्ला श्रेणी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सिर्फ नेम मिलेंगे। अब आपको अगर पता होगा कि ये कोर्ट करते क्या थे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी कि इस कोर्ट में ये वाला केस जाता था, इस कोर्ट में ये वाला केस जाता था, तो आपको याद रहेगा ना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रहेगा। क्योंकि कोई कहानी बना के सुनाओ ना, वो दिमाग में रहती है। और अगर मैं वही आपको सीधे बोल दूं कि हाँ ये कोट है, ये नाम याद कर लो, कभी नहीं याद कर पाओगे, और ऊपर से आपको इतनी खिंच जाएगी ना, वो याद ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है, तो इसलिए आपको ये लेंदी लगेंगे एज कम्पेयर टू योर मॉड्यूल। एंड में मैं आपको इसकी समरी करवा दूंगी, क्योंकि अभी पेपर में आपको इतना नहीं पूछेगा। पेपर में तो आपको यही पूछ सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा कि इनके नाम बता दो। वो आपसे पूछेगा नहीं कि इस कोर्ट में कौन से वाले केस हैंडल किए जाते थे। बट मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में रहे, इसीलिए ये आगे आपको एक्सप्लेन करके इतना दिया है। तो इसलिए हम लास्ट में ना इसकी समरी कर लेंगे, ताकि जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो हमारे पास रहे क्रक्स। समझेंगे तो हम पूरा ही, बट इस चैप्टर को हम दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आपको मेरे साथ इस तरह से प्रिपेयर करना है कि उस चैप्टर को आपको दोबारा हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। क्यों मैम? क्योंकि बेटा जी ये सिर्फ 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, इतना ज्यादा वेटेज नहीं है इसका। तो इस पे हम ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, पर ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्लास में अच्छे से समझ लेंगे। मैं आपको एंड में, जब फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, आपको एक अच्छी सी समरी बना के दे दूंगी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेगी। ठीक है? तो अभी पढ़ते हैं, फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज लीगल सिस्टम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास यहाँ पे उन्होंने 4 पीरियड दे रखे हैं। जो आज हमारा लीगल सिस्टम है ना, उससे पहले ये 3 पीरियड गए हैं जिसमें लीगल सिस्टम उन्होंने एक्सप्लेन किया। कौन कौन से? पहला एंशियंट पीरियड, सेकेंड वन इज मेडिएवल पीरियड, थर्ड वन इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड, एंड द लास्ट वन इज इंडियन लीगल पीरियड। ये 4 पीरियड हम पूरी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, इस 4 पीरियड में हुआ क्या था। तो अब देखो बेटा, क्या होता था पहले जमाने में, राजा महाराजा का टाइम होता था, है ना। अब पहले जमाने से क्या मतलब है मैम आपका? कितने साल पहले?
एग्जैक्टली तो बताओ, तो जब आपका ग्रिगोरियन पीरियड था, ग्रिगोरियन कैलेंडर चलता था ना जब आपका, तब। अब ये ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या होता है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज जो कैलेंडर चलता है ना वो भी ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कभी देखना, गूगल करना। अभी जो आप, ये जो आपका नॉर्मल कैलेंडर निकलता है ना, दिखाती हूँ आपको कैलेंडर, ये होता है ना आपका नॉर्मल कैलेंडर, है ना। तो ये जो कैलेंडर है ना, ये भी आपका ग्रिगोरियन पीरियड का कैलेंडर है। ये जो डेट्स लिखते हो आप 1 2 3 4 5, ये ग्रिगोरियन पीरियड का कैलेंडर है। ठीक है। तो ग्रिगोरियन पीरियड का कैलेंडर ऐसा था कि इसकी बहुत हिस्ट्री है, वो जानने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे जो कैलेंडर बनाया गया था ना, वो आज तक चलता है। ये कब से चलता आ रहा है, 1582 से। कब से चलता आ रहा है, 1582 से आज तक ये कैलेंडर चलता आ रहा है। ये बात भी तब की है जब राजे महाराजा का जमाना था, तब से आपको ये स्टार्ट किया है लॉ का, इसमें मतलब इस मॉड्यूल में तब से स्टार्ट है कि लॉ की हिस्ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपको ग्रिगोरियन पीरियड से लेके अब तक की लॉ की हिस्ट्री आपको बताई गई है, जिसे 4 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। समझ आ रहा है, अराउंड आप लगा लो 1500 ईयर्स बैक जाना है आपको। तो जब वो पीरियड था ना, मतलब कि 1500 साल पहले की बात है, ये अराउंड 1500 ईयर्स बैक। उस टाइम पे आपके राजा महाराजा राज करते होते थे, ठीक है। ये कोई बहुत ही, आपके कोई भी ले लो, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, ये जो भी राजा थे ना, उस टाइम पे उनका राज होता था। तो क्या होता था कि हर एक राज्य का ना अपना एक टेरिटरी रहती थी, अपना एक रीजन रहता था। जैसे कि अब होता है ना स्टेट होती है आजकल, वैसे उस टाइम पे क्या होता था, एक किंग की एक टेरिटरी रहती थी, वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर रूल करता था। ठीक है। अब जैसे एक राजा है, उसका इतना एरिया, यहाँ पे बताती हूँ, ये राजा है, इसका इतना एरिया हो गया, ये राजा है, इसका इतना एरिया हो गया। तो हर राज्य के ना अपने रूल्स रेगुलेशंस रहते थे, मतलब उसके अपने लॉज रहते थे। इस राजा ने जो लॉ बनाया है उसके इस टेरिटरी के ऊपर लगेंगे, इस राजा ने जो लॉ बनाया है ना, वो इस टेरिटरी के ऊपर लगेंगे, ऐसे होता था। ठीक है। तो अब मतलब कि अगर आप एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में मूव करोगे, तो आपके ऊपर लगने वाले लॉज रूल्स रेगुलेशन सब बदल जाएंगे, है ना। ये देखो, इन एंशियंट टाइम्स स्पेसिफिकली अराउंड 1500 ईयर्स बिफोर एंड आफ्टर ग्रिगोरियन कैलेंडर, 1500 ईयर्स पहले की बात है, मतलब जब आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर आ चुका था। ठीक है। इंडिया वॉज रूल्ड बाय डिफरेंट किंग्स हु हैड देयर ओन टेरिटरीज। उस टाइम पे इंडिया में राजे महाराजा का मतलब राज चलता था, और हर राजे महाराजे की अपनी टेरिटरी होती थी, जो उस अपनी टेरिटरी को रूल करता था, उसके लॉज उस टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल रहते थे। ईच किंग मेड देयर ओन लॉज दैट अप्लाइड स्पेसिफिकली टू देयर रीजन। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर क्यों लिखा है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था ना, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि जो स्टेट अपने लिए लॉज बनाता है, वो उस स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो इसी तरह से उस टाइम पे ना, ये राजे महाराजे की जो टेरिटरी को अपने को रूल करते थे ना, वो भी आप ऐसे देख सकते हो ना, मतलब एक राजा एक टेरिटरी को रूल कर रहा है, दूसरा राजा दूसरी टेरिटरी को रूल कर रहा है, दोनों रीजन में अलग अलग लॉज लग रहे हैं। हो गया ना एक हिसाब से आपका स्टेट लेजिस्लेचर। मैं जस्ट आपको याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिंक कर पाओ, इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि इसे आप देख सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर की तरह। ठीक है। देन अगर आप एक एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में मूव करोगे, दिस मीन्स दैट एज यू मूव्ड फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर, द लॉज वुड चेंज। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, एक पार्लियामेंट होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही लिंक करेंगे। अब हर किंग अपने टेरिटरी के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था। ठीक है। तो कोई एक मेन चीज होगी ना जिसके बेस पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। ऐसे थोड़ी है कि मेरा मन, राजा, मैं राजा हूँ, ठीक है, मेरा मन किया कि आज से खाना खाना गुनाह है, मैं बना दूंगी ऐसे, नहीं ना बना सकती। तो कुछ बेस होता होगा ना जिसके ऊपर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता होगा, जो उसे बताता होगा क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें बताता होगा ना। तो उस टाइम पे कुछ आपके वेद होते थे, उपनिषद होते थे, सुना होगा आपने ये वर्ड, वेद उपनिषद वगैरह, मतलब जो भी आपकी होली बुक्स रहती थी ना, उसके बेस के ऊपर जो किंग थे वो रूल करते थे, उस बेस के ऊपर वो अपने लॉज बनाते थे। वो जो होली बुक्स रहती थी ना, वो आपको गाइड करती थी, और वो होली बुक ऑल ओवर द, जितना भी आपका मतलब अलग अलग रीजन है ना, सबके ऊपर वो होली बुक एप्लीकेबल होती थी। ठीक है। ये नहीं है कि एक रीजन बोलेगा कि मेरे ऊपर ये वाली होली बुक एप्लीकेबल होती है, क्योंकि होली बुक तो एक ही है ना,
जो वेद बन गए वो तो एक ही है, तो वो सबके ऊपर एप्लीकेबल रहते थे, ठीक है। डिस्पाइट दीज डिफरेंट सम टेक्स्ट वर डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, जो आपके स्टेट के डिफरेंसेस थे, सम टेक्स्ट वर वाइडली रिस्पेक्टेड अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। कुछ टेक्स्ट थे, कुछ लिखी हुई चीजें थी जो कि लोग जिसे बहुत इज्जत देते थे, मानते थे लोग जिसे। दिस these include the Veds, Samritis, Upanishads and Arthashastra, which were important for guiding people in both legal and religious matters. ये जो वेद उपनिषद वगैरह रहते थे ना, ये लोगों को गाइड करते थे रिलीजियस और लीगल मैटर्स को लेके, ठीक है। A major principle of ancient Indian law was dharma, which focused on doing what was right and fulfilling one's duty. जैसे अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे पहले क्या होता था, धर्म, धर्म मतलब धर्म कर्म करते हैं ना जो हम, वो, तो जो धर्म था ना, जो आपका रिलीजन था, वो आपको बताता था कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। अब जैसे आप हिंदू में देखोगे, हिंदू में उस टाइम पे मांस खाना गलत था, वहीं आप मुस्लिम में देखोगे तो मांस खाना बिल्कुल गलत नहीं था। तो आपके धर्म ने आपको गाइड किया। पहले आप आपका धर्म देखो। अब एक रीजन है, ये एक रीजन है, ठीक है, और ये एक रीजन है, दो रीजन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। अब हिंदूज में पहले मांस खाना मना था, मीट खाना मतलब बहुत बुरी बात मानी जाती थी, धर्म भ्रष्ट टाइप्स हो जाता था, ठीक है। और यही मुस्लिम्स में मीट खाना गलत नहीं था, ठीक है। तो अब आपका धर्म आपको एक बेस देगा कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है। अब धर्म ने मेरे को बताया ना कि हिंदूज के लिए मांस खाना गलत है, धर्म से पता लग गया। अब उस अकॉर्डिंग हमारे रूल्स चलेंगे आगे। वहीं मुस्लिम्स के धर्म ने क्या बोला कि मीट खाना गलत नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग जो राजे महाराजा थे वो रूल्स बनाते थे। समझ आया? ये था आपका एंशियंट पीरियड का क्या हिस्ट्री रही है। पहले क्या था, मैंने क्या बोला, ये पीरियड कौन सा है, मेरे साथ फटाफट रिवाइज करो, कौन सा पीरियड है ये, अराउंड 1500 years बैक एंड आफ्टर द ग्रिगोरियन पीरियड। उस टाइम पे राजे महाराजा का राज रहता था, तो जो भी राजा होता था वो अपनी टेरिटरी का, अपनी रीजन का अलग लॉ बना के चलता था। डिस्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, जो एक रिटर्न टेक्स्ट थे ना, उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता था, वो थे आपके वेद, उपनिषद, स्मृति, अर्थशास्त्र एक्सेट्रा। इन सब की बहुत इज्जत थी, बहुत मान्यता थी, तो इनको बेस रख के लॉज बनाए जाते थे, मतलब कि एक बार जो इनने कह दिया ना वो सही होता था, ठीक है। और एक जो मेन चीज थी जो आपको बताती थी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग का डिफरेंस बताती थी, वो कौन था, आपका धर्म। तो आप इससे ऐसे देख सकते हो कि जो हर एक किंग अपनी टेरिटरी का अलग अलग से लॉ बनाता है, वो हो गया आपका स्टेट लेजिस्लेचर। जो आपके वेद वगैरह थे ये हो गया आपके सेंट्रल लॉज जो कि पार्लियामेंट बनाती है। और जो वेद है, सॉरी, ये जो आपके धर्म है, ये क्या हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उस टाइम का। समझ आया? देन जो एंशियंट टाइम में आपका कोर्ट सिस्टम कैसे का था। अब एंशियंट टाइम में भी कोर्ट थे। अब राजा ने बता तो दिया कि ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, ठीक है, राजा ने सब बता दिया। अब उसे एप्लीकेबल कौन करवाएगा, कोर्ट करवाएगा ना। आज भी जो भी लॉ वगैरह बनता है वो एप्लीकेबल कौन करवाता है, कोर्ट करवाता है ना। तो उस टाइम पे भी कोर्ट होते थे जो सारी चीजें एप्लीकेबल करवाते थे, ठीक है। तो उस टाइम में कोर्ट सिस्टम क्या था, कोर्ट इन द एंशियंट इंडिया वर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द सीरियसनेस ऑफ द डिस्प्यूट। एंशियंट इंडिया में कोर्ट ना ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते थे, आपका जो डिस्प्यूट है उसके सीरियसनेस के बेस पे। अगर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा सीरियस है तो वो किंग के पास जाएगा, थोड़ा कम सीरियस है तो किंग के पास नहीं ना जाना चाहिए, तो उसके जो उसने लोग हायर कर रखे हैं उनके पास जाएगा। उससे भी कम सीरियस है, देन उससे भी कम सीरियस है, एकदम ही बेवकूफों वाला डिस्प्यूट है, वो थोड़ी अब किंग के पास जाएगा। तो इस तरह से उसने सीरियसनेस के बेस पे कोर्ट्स डिवाइड करके रखे हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे हर केस उठ के किंग नहीं था संभाल सकता, किंग के पास और भी बहुत काम है, उसे लड़ने जाना है जंग पे, उसे घूमने भी जाना है, तो केस थोड़ी सुनता बैठेगा। तो इसलिए उन्होंने केस डिवाइड करके रखे हुए थे, केस के अकॉर्डिंग कोर्ट बना रखे थे। तो कितने टाइप के कोर्ट थे हमारे पास, एक था हमारे पास कुल्ला, श्रेणी, गाना,
अधिकृता, ससिता एंड नरीपा, ये 6 टाइप के कोड थे उस टाइम पे। अब ये नाम इतने अजीब है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, मतलब ठीक है ना, यही स्पेलिंग यही होगा इसका। कुल्ला, श्रेणी, श्रेणी तो चलो मुझे पता सही है, एक गाना हो सकता है ये, GANA गाना। अधिकृता, ससिता एंड नरीपा, ये 6 कोड थे आपके पास। अब आप सोचोगे कि मैम ये हमें याद कैसे होंगे, इसके नाम तो मतलब तौबा, ये हम कैसे याद करेंगे। तो अभी मैं तभी ना बोला कि ये मॉड्यूल में आपको जस्ट नाम दे रखे थे, आपको मैं बोल देती ना कि हाँ ऐसे 6 कैटेगरी के कोड होते थे, तो आपके अंदर आता कि मैम कौन से लेवल का केस कौन से वाले कोड में जाता था। तो अगर मैं आपको आगे का एक्सप्लेन कर दूं तो वो आपका दिमाग में अपने आप स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला कोड था हमारे पास कुल्ला। कुल्ला सबसे लो लेवल का कोड था, मतलब कि इसमें सबसे नॉन सीरियस केसेस जाते थे, नॉर्मल वाले केसेस जाते थे। इसमें केस जाते थे आपके फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड, मतलब घर 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 में लड़ाई हो गई, जैसे समझ लो इनहेरिटेंस से रिलेटेड लड़ाई हो गई। इनहेरिटेंस क्या होता है, मेरी जमीन थी, मैं मर गई, आगे मेरे बच्चों को जाएगी वो जमीन, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में कैसे डिवाइड होगी वो जमीन, तीनों बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो ये नॉर्मल इतना सीरियस केस नहीं है, तो ये किंग के पास नहीं जाता था। ये कुल्ला कोर्ट बनाया गया था जिसमें फैमिली डिस्प्यूट हैंडल किए जाते थे। तो वो केस अब जाएगा कोर्ट में, कुल्ला वाले कोर्ट में जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी इन तीनों बच्चों के बीच में, ठीक है। तो कुल्ला हमारे पास कौन सा कोर्ट था, फैमिली कोर्ट। कुल्ला से समझ आओ ना, कुल्ला मतलब एक कुंभा टाइप्स होता है ना, कुंभा मतलब कहते हैं ना हम, कुंभा ये मतलब फैमिली को कहते हैं कुंभा, तो वहां से समझो कुल्ला मतलब फैमिली कोर्ट हो गया। Kulla were family councils where disputes and matters within a family were resolved. These councils operated based on the family traditions and customs. कुल्ला ऐसे कोर्ट होते थे जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट्स जाते थे, वो रिजॉल्व किए जाते थे। और ये जो कुल्ला था ना, ये जो कोड था, ये किस बेसिस पे चलता था, जो फैमिली के ट्रेडिशंस या कस्टम्स होते हैं ना, उस बेसिस पे किया जाता था। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं मेरी डेथ हो गई तो मेरे 3 बच्चे हैं, अब वो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी वो डिसाइड करना है हमें। तो इस केस में वो देखेंगे कि ये हिंदूज हिंदूज में, सोचो मैं हिंदू हूँ, तो हिंदूज में क्या ट्रेडिशन चलता आ रहा है, उसके बेस पे वो डिसाइड करेंगे। अगर पहले का हम देखें तो मैं पहले क्या होता था, लड़की को जमीन नहीं मिलती थी, लड़कों को जमीन मिलती थी। पहले जो इस टाइम की बात हो रही है, राजा महाराजे के टाइम की, लड़कों को जमीन मिलती थी, लड़कियों को नहीं मिलता था हिस्सा, ठीक है। तो अभी उन्होंने, अभी जो मेरे बच्चे थे ना, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, ठीक है, तो ये केस गया खुलना में। देन वो देखेंगे कि हिंदूज में कैसे होता है कि लड़कों को जमीन मिलती है, लड़की को नहीं मिलती है, तो वो लड़की को निकाल देंगे और बची हुई जमीन लड़कों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये किस बेस पर उन्होंने डिसीजन लिया, जो ट्रेडिशन चलते आए हैं फैमिली के, जो हिंदूज के ट्रेडिशन चलते हैं, तो कुल्ला में जो आपके ट्रेडिशन, जो आपके कस्टम होते थे, उस बेसिस पर डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है। ये मैंने वही एग्जांपल लिखी हुई है। A dispute arise over inheritance within a prominent merchant family in a city. The family members gather in a kulla to discuss and decide how the property and business assets should be distributed among heirs according to their family traditions and the deceased person's wishes. समझे। नेक्स्ट कोड जो हमारे पास आता था वो आता था श्रेणी। अब श्रेणी, इसके भी नाम से समझ जाओ, श्रेणी मतलब कि क्या, श्रेणी श्रेणी कैटेगरी को ना हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। तो श्रेणी मतलब कि कुछ प्रोफेशनल्स का ग्रुप बन जाता था। अब जैसे कुछ होंगे लॉयर्स, कुछ लॉयर का प्रोफेशन है, टीचर का प्रोफेशन है, डॉक्टर का प्रोफेशन है, क्राफ्ट्समैन का प्रोफेशन है, ये सब अलग अलग प्रोफेशन है। तो इसमें ना ऐसे प्रोफेशन के कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप बन जाते थे, क्राफ्ट्समैन का अलग, टीचर्स का अलग, डॉक्टर्स का अलग, ये अलग अलग श्रेणी बन गई, कैटेगरी ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अभी ये श्रेणी के अकॉर्डिंग जो आपके डिस्प्यूट्स रहते थे वो श्रेणी कोड में डिस्कस किए जाते थे। अब देखो इसके एग्जाम्पल ले, तो टीचर की यूनियन में लड़ाई हो गई, ठीक है, हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, मैं क्लासेस दे रही हूँ, कोई और टीचर क्लासेस दे रहे हैं, सीएमए की लॉ की क्लासेस आपको अलग अलग वेरियस टीचर से मिल जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि मैं क्लासेस फ्री में दूंगी, दूसरे टीचर है ना, जो दूसरी फैकल्टीज है, वो बोल रहे हैं कि हम तो पेड क्लास दे रहे हैं, ये क्लास फ्री में दे रही है, फ्री में क्लास देने की वजह से सारा बच्चा इधर जा रहा है, हमारे पास कोई आ नहीं रहा है, ऊपर से ये इतना अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है।
तो लड़ाई हो जाएगी। देन ये जाएगा केस, किस में जाएगा, श्रेणी कोर्ट में जाएगा ये केस। फिर वहां पे डिस्कशन होगी, वहां पे जो हमारे प्रोफेशन की ट्रेडिशन है, जो हमारे प्रोफेशन का कस्टम है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। सब बोलेंगे कि ये गलत है, ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, इसका फ्री में देना। मैं बोलूंगी मेरा मर्जी, मेरा बिजनेस, मैं फ्री में दूं, मैं पेड दूं। ऐसे करके वो डिस्कशन होगी, एंड जो रिजल्ट आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, जो आपका प्रोफेशन है, जो टीचिंग प्रोफेशन है, मतलब जो श्रेणी आई है, उसके जो कस्टम्स हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। अगर हमारे में कस्टम होता, अगर टीचिंग प्रोफेशन में कस्टम होता कि आप फ्री में क्लासेस दे ही सकते हो, आपको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा लेनी पड़ेगी, तो उस केस में मेरा फ्री में प्रोवाइड करना टीचिंग वो गलत हो जाता, और मुझे बोला जाता कि नहीं, आप भी पेड क्लासेस दो। ठीक है। Shreni were councils of individuals from the same trade or profession who resolved disputes related to their occupation. These councils ensured fair practices and standards within their respective professions. Example देखो यहाँ पे, craftsmen belonging to the same guild in a town dispute the quantity of workmanship. They bring the case before the Shreni to settle issue regarding the agreed upon specification, payment and quality standards of the artwork. अब इसमें एग्जांपल दिए कि क्राफ्ट्समैन के बीच में लड़ाई हो गई है। अब वो बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि आप एक स्टैंडर्ड रखो कि हाँ इसी प्राइस में बिकेगा। अब जैसे आप जाओगे ना बाजार में भी निकलोगे ना आप, तो आपको दिखेगा ऐसे, यहाँ पे फ्रूट्स वाली रेडी है, यहाँ पे भी फ्रूट्स वाली रेडी है, यहाँ पे फ्रूट्स वाली रेडी है। आप तीनों फ्रूट्स वाली रेडी पे चले जाओ, तीनों पे आपको सेम प्राइस दिखेगा। क्यों सेम प्राइस दिखेगा? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगर एक भी कम प्राइस में देगा ना, सारे कस्टमर वहां पे आएंगे, फिर बाकियों को भी कम करना पड़ेगा। फिर ये कहेगा कि अच्छा मेरे पास नहीं है, ये और कम कर लेगा, तो फिर आप कितना कम कर लोगे? आपको तो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में बेचना पड़ेगा, और कस्टमर की तो चांदी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए उनका एक ना डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड प्राइस रहेगा, इसी प्राइस में बेचना है हमें। ठीक है, वो यही एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखी हुई है। नेक्स्ट कोट आता है आपके पास गाना। गाना मतलब कि अब विलेज असेंबली हो गए, अब आपने फैमिली ले ली, फैमिली के बाद आपने प्रोफेशंस का ग्रुप ले लिया, अब वो एक विलेज में तो रहते हैं ना, अब वो विलेज के केसेस कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे गाना में जाएंगे। गाना में क्या होता है कि विलेज रिलेटेड जो केस रहते हैं। अब देखो, पहले विलेज होता है, फिर वो विलेज एक किंग की टेरिटरी के अंदर आता है ना। पहले ऐसे होता था ना, विलेज होता था, किंग की एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट विलेज आएंगे। ओके, तो जो भी विलेज के केसेस रहेंगे वो किस में जाते थे? गाना में जाते थे। गाना वर विलेज असेंबली वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस अफेक्टिंग द इंटायर विलेज कम्युनिटी आर मेड। कोई ऐसा डिसीजन जो पूरे विलेज को इफेक्ट करेगा, ऐसा डिसीजन जो लिया जाता था वो गाना में लिया जाता था। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है, a dispute arises over the boundaries of the agricultural land between the two neighboring villages. The matter is brought before the Ghana, where village elders, along with the representative from both villages, discuss and decide on the correct boundary based on the historical record and mutual agreement. इसमें एग्जाम्पल दे रखी है कि दो विलेज है, ठीक है, एक विलेज एम है, एक विलेज एन है, दो विलेज है। इन दो विलेजेस की जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया। ये बाउंड्री है, ये विलेज एम है, ये विलेज एन है, इसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया। ये जो एन विलेज है ना, ये कह रहा है कि मेरी बाउंड्री यहां तक जाती है, ठीक है। विलेज एम कह रहा है कि नहीं, बाउंड्री तो यही होनी चाहिए, ये हमारा एरिया तो ले रहा है बीच में एक्स्ट्रा, इसके ऊपर लड़ाई होगी। अब ये डिसीजन पूरे विलेज को इफेक्ट करेगा, करेगा ना, पूरे विलेज की जगह कम हो रही है, तो ये डिसीजन जाएगा, ये केस जाएगा गाना कोर्ट में जाएगा। वहां पे डिसीजन लिया जाएगा। वहां पे जो भी आपके बुजुर्ग रहते हैं, जो भी आपके हाई अथॉरिटी वाले पर्सन्स रहते हैं, जो भी इंटेलिजेंट पर्सन रहते हैं, मतलब पहले होता था ना विलेज में ना, जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते थे, ओल्ड एज पर्सन होते थे, उन्हें बहुत ही एक्सपीरियंस माना जाता था, और वो एक्सपीरियंस होते भी थे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि धूप में बाल सफेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस से बाल सफेद हुए, तो उन्हें बहुत एक्सपीरियंस रहता था। देन वो एक्सपीरियंस्ड लोग बैठ के डिसीजन लेते थे। किस बेस पे डिसीजन लेते थे? जो भी आपके हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे लेते थे, जो भी कस्टम्स थे उसके बेस पे देते थे। अब जैसे ये
केस कोर्ट में जाएगा, गाना कोर्ट में जाएगा, देन वहां पे एक्सपीरियंस लोग सारे बैठेंगे। वो कैसे डिसीजन लेंगे कि हाँ पहले से कैसे चलता आ रहा है, जब पहले ये बनी थी, बाउंड्री बनी थी, तो किस बेस पे बाउंड्री बनी थी, बाउंड्री बनाने वाले ने कैसे बाउंड्री बनाई थी, वो सारा देखेंगे, देन डिसीजन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट आपके पास कौन सा है, अधिकृता। अधिकृता कोर्ट क्या था, जो कोर्ट किंग अपॉइंट करता था। अब ये कोर्ट क्या होता था, इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट मैटर्स जाते थे, वो किंग ने अपॉइंट किया होता था कोर्ट, मतलब कि उसमें जो किंग के होते थे ना, जो मतलब किंग ने जिन लोगों को बिठा के रखा है वो लोग होते थे इसमें, कोर्ट अपॉइंटेड बाय द किंग। अधिकृता वर कोर्ट्स अपॉइंटेड बाय द किंग टू हैंडल स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। These courts acted on behalf of the king and ensured the enforcement of the local laws. इसमें क्या होता था, ये कोर्ट में जो किंग को सही पर्सन लगते हैं, रेलेवेंट पर्सन लगते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन लगते हैं, नॉलेजेबल पर्सन लगते हैं ना, उन लोगों को अपने बिहाफ पे उस कोर्ट में बिठाता था। मैंने क्या बोला, अब किंग हर जगह बैठ के डिसीजन नहीं कर सकता, उसके पास 100 काम है करने के लिए, है ना। तो किंग ने अपने बिहाफ पे अपनी पावर्स देके उन लोगों को बिठाया होता था। ये नहीं है कि सारी पावर्स दे दी, ना ना ना, कुछ रेलिवेंट पावर देने, डिसीजन लेने के लिए जो पावर चाहिए ना, वो पावर देके लोगों को बिठाया होता था इस अधिकृता कोर्ट में। देन इस कोर्ट में कुछ आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आपके केस हो गए, या फिर जो आपके मेन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहते थे ना, वो जाते थे। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अ केस इन्वॉल्विंग द थेफ्ट ऑफ रॉयल ट्रेजरी, ये इंपॉर्टेंट केस है, किंग इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए बट किंग हो नहीं सकते। रॉयल ट्रेजरी, जो क्या कहते होते हैं हम, राजसी खजाना, मतलब जो राजा का खजाना होता था, उसमें चोरी हो गई भाई। अब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि मतलब किंग बैठ के उसे देखे कि हाँ मेरा खजाना किसने चुराया है, बहुत खजाना उसके पास, ठीक है। तो उसने अपने बिहाफ पे लोग अपॉइंट करके रखे हैं, इंपॉर्टेंट तो है। अब ये खुला में थोड़ी जाएगा, नहीं जा सकता, फैमिली डिस्कशन होते हैं उसमें नॉर्मल वाले, ये उसमें भी नहीं जा सकता, आपके गाना में भी नहीं जा सकता, उसमें विलेज रिलेटेड डिस्कशन होते हैं, श्रेणी में तो कतई ही नहीं जा सकता है। तो किस में जाएगा, ये अधिकृता में जाएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है ये मैटर। अभी आपके खजाने में चोरी हो गई है, तो ये आपका केस जाएगा अधिकृता में। वहां पे सारी आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि हाँ किसने चोरी की, कैसे चोरी की, अगर कोई बंदा पकड़ के लेके आए हैं तो तूने चोरी की नहीं की, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और डिसीजन सुनाया जाएगा। ठीक है, फिर ससीता कोर्ट आता है। ससीता कोर्ट होता है किंग्स कोर्ट। ससीता refers to the court where major disputes and matters of the high importance were adjudicated directly by the king or his appointed judges. अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना जो बहुत ही important matters होते हैं ना, वो जो है वो सुने जाते हैं, वो केस इसमें सुने जाते हैं। अब या तो इसमें समटाइम्स किंग बैठता है, या तो किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए जज बैठते हैं। किंग इसमें बहुत रेयर बैठता है, कोई बहुत ही मेजर केस हो जाएगा फिर इसमें किंग आएगा। बट इसमें ऐसा होता है कि जो सारी इन्वेस्टिगेशन है ना, वो इसके बैठे हुए जजेस करते हैं। देन सारे जो भी केस के फैक्ट्स रहते हैं वो सारे किंग को बताए जाते हैं, डिसीजन किंग लेता है। ठीक है, इसमें मेजरली ऐसा होता है, किंग आके नहीं बैठता है। इसमें ऐसे रहता है कि सारे जो भी है, अभी केस लंबा चलेगा, कोई कोई आगे कोई अपील देगा, सेकंड पर्सन कोई अपील देगा, दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो किंग के पास इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के इस केस को सुने। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि उसने अपने जजेस अपॉइंट किए होते हैं, वो जजेस बैठ के अपील्स को सुनते हैं। फिर जो भी फैक्ट रहते हैं केस के, वो किंग के सामने पेश किए जाते हैं। किंग अपील नहीं सुनता है, किंग सिर्फ एट द एंड जो भी होता है ना वो सब सुनता है और उसके बेस पे डिसीजन बता देता है। ठीक है, आपके ससीता कोर्ट में ऐसे होता है। अब जैसे इन अ प्रॉस्पेरियस किंगडम देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग टू वेल्दी मर्चेंट्स ओवर अ लार्ज शिपमेंट ऑफ गुड्स दैट वाज लॉस्ट एट द सी। अब इसमें एग्जांपल उन्होंने क्या ली हुई है, एक किंगडम में दो बहुत ही तगड़े मर्चेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई है। जैसे अब हम ले सकते हैं कि अभी हम देखें अंबानी, अंबानी और कोई उसका कोई भी कॉम्पिटिटर लगा लो, किसी भी मर्चेंट के बीच में लड़ाई हो गई है, ऐसे मैं अभी नाम नहीं लूंगी किसी का भी। तो ऐसे दो तगड़े मर्चेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट मैटर है ना, लड़ाई अब किस लिए हुई है कि ना शिप्स का बिजनेस है, शिप में जाते हैं गुड्स, ठीक है।
ऐसे इधर मैं हूँ, एक इधर सामने वाला मर्चेंट है, हम दोनों में क्यों लड़ाई हुई है कि मैं ना गुड्स भेज रही थी, जो इसने बाय किए थे ना गुड्स, ये जो इसने बाय किए थे गुड्स, इसको मैं गुड्स भेज रही थी थ्रू शिप, वो गुड्स जा रहे थे, तो शिप पानी में डूब गई। अब ये कह रहा है कि तुम क्लेम दे जो नुकसान हुआ है, मैं कह रही हूँ कि तुम क्लेम दे जो नुकसान हुआ है। ये मैटर जाएगा अब किसमें, ससीता कोर्ट में आपका जाएगा। वहां पे सारी दलीलें सुनेंगे जो जज बैठे हैं, देन वो सब पेश किया जाएगा किंग के सामने और किंग फाइनल जजमेंट देगा। ठीक है। एंड द लास्ट कोर्ट इज नरीपा। अब ये नरीपा ये किंग का ही कोर्ट होता है, मतलब नरीपा मतलब किंग। अब किंग बैठ के ही सब कुछ करेगा, तो इसमें सोचो कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स इसमें जाते होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स जाते होंगे। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मेरा मंत्री, मैं राजा हूँ, मेरा मंत्री मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेरी किंगडम की इंफॉर्मेशन है, मैं युद्ध पे जाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने जो भी प्लान्स बनाए हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लड़ूंगी, ऐसे मेरा वो मेरे जो सोल्जर्स हैं ऐसे शेप में खड़े होंगे, जो भी बनाते हैं वो मैंने बनाई, पूरी प्लानिंग की। और वो प्लानिंग जिसके साथ मैं लड़ाई करने जा रही हूँ ना, मेरा मंत्री उसे जाके सब बता रहा है। कितना सीरियस मैटर है ये, मेरी किंगडम खत्म कर सकता है, इतना सीरियस मैटर ये कौन डील करता है, इसे डायरेक्टली किंग डील करता है। सारी इन्वेस्टिगेशन खुद किंग करता है, सब कुछ सुनता किंग है और डिसीजन भी किंग लेता है। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर, आप समझ पा रहे हो मैंने जो एग्जाम्पल दिए है कि मेरा मंत्री मेरी अंदर की सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहा है। या फिर आप सेकंड एग्जांपल ले लो, मेरा कोई मंत्री है मेरे दरबार में है, वो क्या कर रहा है कि जो मेरे जो होते हैं ना दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं, उनके लिए रास्ता बना रहा है, सीक्रेट रास्ता बना रहा है। उसे पता है कि कहाँ से रास्ते होके जाएंगे, मेरी मेरे जो भी है मेरा किंगडम है, वहां से कहाँ से सीक्रेट रास्ते निकल सकते हैं, उसे पता है, क्योंकि वो यहाँ मेरे साथ रहता है, कितने सालों से रहता है। तो वो सीक्रेट रास्ते वो दुश्मनों को बता रहा है, तो ये मेरा किंगडम खत्म कर सकते हैं। इतना सीरियस मैटर जाता है आपके नरीपा कोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कोर्ट सिस्टम खत्म हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा, और यहाँ पे हमारा पीरियड भी खत्म हो गया, एंशिएंट पीरियड खत्म हो गया, इतना सिंपल था, क्या ही था। फटाफट फाइंड अप कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं इसकी। हमने क्या पढ़ा, ये जो एंशिएंट पीरियड है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1500 years बैक चले जाओ, बट आफ्टर द, बोलो बोलो बोलो, आफ्टर द ग्रिगोरियन पीरियड। ग्रिगोरियन पीरियड स्टार्ट होने के बाद और 1500 years बैक की ये बात है, जब राजे महाराजा का राज होता था। हर राजे महाराजे की अपनी एक टेरिटरी रहती थी जिसमें वो अपने लॉज चलाता था, बट लोग कुछ टेक्स्ट को बहुत मान्यता देते थे, जिनमें आते हैं हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, और अर्थशास्त्र, ये सब चीजें आती हैं। एंड इससे भी ऊपर था हमारा धर्म, जो हमें बताता था व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उसी बेस के ऊपर आपके लॉज बनते थे जो टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल होते थे। देन हमने पढ़ा कि एंशियंट पीरियड में कोर्ट सिस्टम कैसे था। एंशियंट पीरियड में कोर्ट सिस्टम आपके केस की सीरियसनेस के ऊपर डिसाइड किए जाते थे, मतलब जितना सीरियस केस उतने ही हाई लेवल के कोर्ट में वो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो कोर्ट थे वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे। कौन कौन से कोर्ट थे, कुल्ला, श्रेणी, गाना, अधिकृता, ससीता एंड नरीपा। फर्स्ट कोर्ट है आपके पास कुल्ला। कुल्ला में कौन से केस आते थे, फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड केस आते थे। सेकंड वन इज श्रेणी। श्रेणी में जो आपकी प्रोफेशन की कैटेगरी है, वो कैटेगरी एक ग्रुप के रिलेटेड केस चाहते थे, और उनका डिसीजन किसके बेसिस पे होता था, उसी प्रोफेशन के कस्टम्स और ट्रेडिशन के बेस पे होता था। देन थर्ड के कोर्ट आता था हमारे पास गाना। गाना में कौन से केस चाहते थे, जो भी आपके विलेज को, पूरे विलेज को जो केस इफेक्ट करेंगे, वो वाले केस आपके जाते थे गाना कोर्ट में जाते थे। फोर्थ वन इज आपका था अधिकृता। अधिकृता में जो किंग के जो किंग के उसने खुद, मतलब कह सकते हैं हम, पर्सन अपॉइंटेड बाय द किंग, जो किंग ने खुद चुन के पर्सन अपॉइंट किए, वो लोग बिठाए जाते थे, जो कि थोड़े से सीरियस मैटर के साथ डील करते थे, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मैटर्स हो जाएंगे उसके साथ वो डील करते थे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, आपके खजाने में, रॉयल ट्रेजरी में चोरी हो गई है, ठीक है। देन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। फिफ्थ था हमारे पास ससीता पोर्ट। ससीता पोर्ट में हमारे जाते थे जिसमें
किंग डिसीजन लेता था, बट किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए जजेस उसमें बैठते थे जो केस को इन्वेस्टिगेट करते थे। देन वो जो केस है वो किंग के पास जाता था और किंग डिसीजन लेता था। अभी अधिकृता और ससीता में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिकृता में क्या है कि वो जो किंग के अपॉइंटेड जजेस है ना वो बैठे हैं, वो डिसीजन भी वही लेते हैं। बट ससीता में क्या है कि जो अपॉइंटेड जजेस है ना बाय द किंग, वो जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बट डिसीजन कौन लेता है? किंग लेता है। देन लास्ट कोर्ट इज दरीपा। दरीपा कोर्ट नहीं है, वो डायरेक्टली किंग ही है। मतलब उसमें जो केस है उसके डिसीजंस, उसके इन्वेस्टिगेशन सब कुछ किंग खुद करेगा। उसमें बहुत ही मेजर, बहुत ही सीरियस इश्यूज जाते थे, जिसकी मैंने आपको अच्छी अच्छी सी एग्जांपल भी दे दी है। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है एंशियंट पीरियड। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिडिएवल पीरियड। एंशियंट पीरियड हमने खत्म कर लिया, नेक्स्ट स्टार्ट होता है मिडिएवल पीरियड। अब मिडिएवल पीरियड में क्या था? एंशियंट पीरियड में क्या था? राजे महाराजे का राज था। मेडिएवल पीरियड में जब आपके वो जो मुगल वगैरह ने इन्वेजन नहीं था कर दिया, आपके घुस आए थे ना हमारे इंडिया में मुगल वगैरह, वो पीरियड है आपका मिडिएवल पीरियड। The medieval period in India started around 12th century and was heavily influenced by invasions from foreign rulers who brought their own ideas about justice and laws. जब राजे महाराजा के टाइम पे वो खत्म हो गया टाइम, फिर उसके बाद वो जो मुगल घुस आए थे इंडिया में, उनका राज चला, तो वो अपने लॉज, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपना जुडिशियल सिस्टम लेके आए। फिर वो हमारे इंडिया में जुडिशियल सिस्टम चला था। ठीक है। These rulers often overlapped with existing legal system। जो भी हमारा existing legal system था ना वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, एंड अपना लीगल सिस्टम उन्होंने चलाया था उस टाइम पे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने केस लिख रखा है, या आपके मॉड्यूल में भी है। 1192 एडी में जो आपका पृथ्वीराज चौहान था, किंग था, जो एंशियंट पीरियड का किंग था, पृथ्वीराज चौहान। 1192 एडी में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने हमला किया था और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से सुनो। 1192 एडी में, अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1192 एडी में पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान जो है आपका राज करता था एंशियंट पीरियड में। ठीक है। 1192 एडी में मोहम्मद गोरी ने हमला किया था और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और अपना राज स्थापित कर दिया था उसने। ठीक है, मतलब अब खुद किंग बन गया था पृथ्वीराज चौहान को हरा के। देन उसके आने के बाद फिर दिल्ली सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। मतलब जब उसने उसे हरा दिया ना पृथ्वीराज चौहान को, देन उसने एस्टैब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम इट्स फर्स्ट सुल्तान। तो उसने दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश की थी, और उस सल्तनत का सुल्तान कौन था, मतलब किंग कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे कहा जाता था स्लेव डायनेस्टी। जो उस टाइम पे जो सल्तनत पीरियड था ना, उसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, मैंने क्या बोला कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने और खुद किंग बन गया था। देन उसने दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश की थी, मतलब अब किंग बन गया। अब हर जगह पे तो वो खुद नहीं ना रह सकता, किंग तो अपनी एक जगह पे रहेगा महल में। आपने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा, जो किंग होता है वो अपने महल में रहता है, देन अपनी जो सल्तनत है ना वो डिवाइड कर देता है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे लोगों को इस्टेब्लिश कर दे, मतलब सॉरी छोटे छोटे लोगों को अपॉइंट कर देता है। उन्हें बोलता है कि हाँ ये वाली सल्तनत तू संभालेगा, ये वाला एरिया तू संभालेगा। आपने जोधा अकबर देखा होगा, तो उसमें भी ऐसे था, लोग लड़ते थे कि मेरे को ये एरिया मिल जाए। ठीक है, किंग बनने के लिए तो लड़ते हैं, किंग तो अल्टीमेट किंग होता है। जो अकबर था आपका अल्टीमेट किंग था, पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। बट हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स थी उनके ऊपर अलग अलग पर्सन अपॉइंट किए हुए थे ना, उसने अपने वजीर वगैरह अपॉइंट किए हुए थे ना। तो उसी तरह से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा कर किंग बन गया था, राज करना शुरू कर दिया था, और उसने दिल्ली सल्तनत भी इस्टेब्लिश की थी। और उस दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था उस टाइम पे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस दिल्ली सल्तनत को, ये जो सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुआ ना, इस पीरियड को स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, नौकर था। उसने अपने नौकर को एक सल्तनत दे दी पूरा राज करने के लिए, तो हो गया ना स्लेव डायनेस्टी। जो नौकर है वो राज कर रहे हैं, इसलिए उसे स्लेव, स्लेव मतलब नौकर, तो इसलिए उसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। ठीक है।
सल्तनत पीरियड में कोर्ट्स कैसे रहते थे। अब हम हर पीरियड में, जो 4 पीरियड है ना, चारों पीरियड में हम यही देखने वाले हैं कि कोर्ट कैसे रहते थे, कैसे डिसीजंस लिए जाते थे। फर्स्ट पीरियड में भी हमने यही देखा, 6 तरह के कोर्ट देख के आए। अब सेकंड पीरियड मतलब कि जो आपका मुगलों का पीरियड रहा था, जिसकी मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया आपको कि 1192 सॉरी 1192 एडी में मोहम्मद गोरी ने राज किया था और उसने दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सल्तनत पीरियड थी उसके कोर्ट्स कैसे रहते थे। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वेरियस कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लॉ। जैसे कि दीवाने मजलीम होता था उस टाइम में, handle dispute related to administration and bureaucracy ensuring smooth governance under the sultanate। मतलब उस टाइम पे ना दीवाने मजलिम वगैरह होते थे, वहां भी आपके जो थे केसेस रहते थे, उनका डिसीजन लिया जाता था। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे रखी है, जैसे कि ये पर्सन है एक्यूज्ड फॉर एम्बेजल्ड फंड्स, मतलब इसके ऊपर इल्जाम लगाया, मतलब इसके ऊपर इल्जाम आया है कि इसने पैसे चुराए हैं, जो राजा का वही फंड्स, मतलब जो उसके खजाना रहता है उसमें से इसने चोरी की है। तो देन इसे राजा के सामने पेश किया जाता था। आपने देखा, आपने जोधा अकबर देखा होगा ना, तो ऐसे ही बैठा होता था। ये देखो वहां पे अकबर था ना, जो ऐसे ही बैठता था, वो ऐसे ही लेग्स करके, है ना। तो वैसे ही सुल्तान यहाँ पे ऐसे बैठ जाता था और उसके सामने वो दरबार में, जोधा अकबर में भी ऐसे होता था ना, वो दरबार बना होता था जहाँ पे दीवाने खास, दीवाने आम, ये सब होते थे। तो वैसे दीवाने मजलीम था एक सल्तनत पीरियड में, जहाँ पे जो पर्सन ने ये जो चोरी की है इसे पेश किया जाता था। फिर सारे फैक्ट्स पेश किए जाते थे। ये जो पर्सन है ये बोलेगा कि हाँ मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं किया है, सारे प्रूफ रखेगा। जो जो आपके वजीर वगैरह रहेंगे वो प्रूफ रखेंगे सारे। देन ये किंग था जो सजा सुनाता था। अगर ये तो बेकसूर है तो ठीक है, छोड़ देगा। अगर ये चोर है तो इसे सजा सुनाता था, 100 कोड़े की सजा दे दो, तो आपके सामने उड़ा दो। ठीक है, ये सब होता था सल्तनत पीरियड में। लीगल सिस्टम ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, लीगल सिस्टम आपका कैसे था मुगल एम्पायर में, अब वो पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, ये जो मैंने आपको दी ना, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है, दीवाने मजलीन जैसे समथिंग होता था। जैसे मैंने आपको बोला ना दीवाने खास, दीवाने आम होता था, उसी तरह से आपके जस्टिस के लिए होता था दीवाने मजलीन। मुगल पीरियड में, सल्तनत पीरियड में दीवाने मजलीन रहा है। अब लीगल सिस्टम क्या था मुगल एम्पायर में, कोर्ट्स कैसे बाइफरगेट हुए थे वो पढ़ेंगे हम। During Mughal Empire, courts were organized based on the subject and nature of the cases. Again, केस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता था केस कौन से कोर्ट में लड़ा जाएगा। एक रहता था आपके पास काजी उल कुजत, एक रहता था चीफ कदी, और एक रहता था कदी ए अस्कर। ठीक है, ये 3 तरह के आपके पास यहाँ पे कोर्ट थे। काजी, अब देखो बेटा, इसमें पता है क्या होता था, इसमें ऐसे रहता था जैसे आजकल होता है ना, पहले केस जाता है लोअर कोर्ट में, आपको डिसीजन नहीं पसंद आता है जज का, आप जाते हो वो केस लेके हाई कोर्ट में। तो पहले भी ये जो मुगल सिस्टम था ना, इसमें ऐसे होता था। इसमें ऐसे नहीं था जैसे हमने एंशियंट पीरियड में पढ़ा ना कि केस की सीरियसनेस के बेस पे आपका केस कोर्ट में, कौन से कोर्ट में जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा। मुगल पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। मुगल पीरियड में नॉर्मल कोर्ट्स बनाया गया था, एक कोर्ट बनाया गया था जिसमें सारे केसेस जाते थे, जो कि था आपका चीफ कदी। मतलब कि चीफ कदी, इसमें कोर्ट नहीं है, इसमें जजेस के नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसको जजेस के नाम से कोर्ट को जाना जाता था। चीफ कदी था जिसमें आपका नॉर्मल केस जाता था, सिविल रिलेटेड, सिविल जो क्राइम किया उसके रिलेटेड है, क्रिमिनल केस है, कोई भी केस है जो आपका जाएगा ये चीफ कदी में। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका केस सुना जाएगा, पूरी दलीलें सुनी जाएंगी, दोनों पार्टी से जो भी अपील कर रहे हैं वो सब सुना जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा। अगर आपको चीफ कदी का डिसीजन नहीं पसंद आता है, आप नहीं सेटिस्फाइड हो चीफ कदी के डिसीजन से, आप आगे अपील करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन था काजी उल कजत के पास जाने का। ये आपका हाई कोर्ट रहता था उस जमाने का। ठीक है, काजी उल कजत, दिस वाज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन द मुगल एम्पायर, अपॉइंटेड बाय द एम्परर हिमसेल्फ। एम्परर मतलब कि राजा इसे अपॉइंट करता था काजी उल कजत को, जो कि हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है आपका। द काजी उल कजत हर्ड अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स होती थी ना उनसे अपील सुनता था, एंड हैड द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट इस्लामिक लॉ इन डिलीवरिंग जजमेंट्स।
ही वॉज असिस्टेड बाय द मुफ्ती। उस टाइम पे ना मुफ्ती होते थे जो काजी उल कजत के डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। मुफ्ती कौन होते थे? ये ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें इस्लामिक लॉ की बहुत नॉलेज रहती थी। इस्लामिक लोग, इस्लाम के रिलेटेड लोग, मुगल एम्पायर चल रहा है ना, तो जिन्हें इस्लामिक लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज रहती थी उसे हम कहते हैं मुफ्ती। तो ये जो मुफ्ती होते थे ना, ये हेल्प करते थे काजी उल कजत की। उसे ना मुफ्ती जो ना लॉ है उसे इंटरप्रेट करके कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, ये सब इंटरप्रेट करके काजी उल कजत को बताते थे। देन काजी उल कजत उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे डिसीजन लेता था। ठीक है। चीफ कदी क्या है? चीफ कदी डेल्ट विद द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विद इन द प्रोविंस एंड सर्व्ड एज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी लोकली। ओके। देन एक आपका आता है कादी ए अस्कर। कादी ए अस्कर क्या होता है कि जो भी आपके सोल्जर्स हैं, है ना, उनका जो जज होता है ना उसे कहते हैं कादी ए अस्कर। द मिलिट्री जज, जो मिलिट्री है ना उसका जज अलग से उन्होंने बनाया हुआ था। नॉर्मल लोगों के लिए अलग से जज, आपका चीफ कदी, अगर हाई कोर्ट में जाना चाहते हो तो काजी उल कजत। अब जो मिलिट्री के लिए उन्होंने अलग ही जज बना दिया था, कौन सा था वो? कदी ए अस्कर। The military judge who accompanied the troops and adjudicated matter related to the military person। अब मिलिट्री वाले जो पर्सन, जो फौजी है, वो एक जगह पे तो रहेंगे नहीं, आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं। अब ऐसे हमारे जैसे थोड़ी है कि अभी ऐसे चल रहा है कि हाँ उस बॉर्डर पे हैं हमारे फौजी। ऐसे नहीं है। पहले क्या होता था, जो मुगल एम्पायर टाइम है, मतलब वो भी राजे महाराजे का टाइम ही था। उस टाइम पे मैंने फौज रेडी कर ली है, मैं राजा हूँ, मैंने फौज रेडी कर दी है। अब ये मेरी फौज आगे जाएगी लड़ने के लिए ताकि और जगह जीत सके वो, है ना। पहले ऐसे ही होता था। तो वो फौज तो ट्रेवल करती रह रही है, तो अभी उनके बीच में लड़ाई हो गई है, तो वो फैसला करने के लिए क्या वापस आएंगे? जज, वो वहां पे कोर्ट में वापस आएंगे? ऐसा नहीं होता था। तो उनका एक अलग जज बना दिया गया, कदी ये अस्कर, जो उनके साथ ही रहता था हमेशा। कोई भी लड़ाई हो वो वहीं पे सॉल्व कर देता था। ठीक है। तो ये हमारे मुगल एम्पायर के 3 लीगल सिस्टम थे। कौन कौन से? सबसे पहला चीफ कदी, जिसमें लोकल केस जाते था। अगर आपको आप डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में वो केस कहाँ पे जाता था? काजी उल कजत के पास। और एक अलग से आपका कोर्ट था, जज था, जो था कादी अस्कर, जो मिलिट्री का जज था। आपका मिलिट्री, जो भी आपकी मिलिट्री पर्सन है उनका जज था। और यहाँ पे हमारा मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, प्रोमिनेंस ऑफ द यूरोपियन पावर्स रोज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब सबसे पहले राजा महाराजा का पीरियड था, फिर मुगल एम्पायर आया, फिर उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, गोरे आए थे हमारे देश में, गोरे। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न लीगल सिस्टम टुक प्लेस। और यहाँ से हमारा मॉडर्न लीगल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, दैट इज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड। आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी जा रही है, बट कोई ना बच्चे, थोड़ा सा 2 पीरियड रह गए, एक ये और उसके बाद इंडियन लीगल पीरियड, और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। क्यों थोड़ा सा कल के लिए छोड़ना? कल हम रिवीजन वीडियो देखेंगे जस्ट, है ना। या फिर ऐसा करेंगे, चैप्टर खत्म कर लेंगे पूरा, उसके बाद मतलब फर्स्ट यूनिट खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम रिवीजन वीडियो लेके आएंगे, ताकि हम कुछ तो हो रिवाइज करने के लिए। नहीं तो 10-15 मिनट की रिवीजन वीडियो का क्या ही देखूंगी। तो अभी तो सब याद ही है, फ्रेश फ्रेश है। जब थोड़ा थोड़ा भूलने लगेगा ना, जब हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, तब हर एक यूनिट खत्म होने के बाद हम एक रिवीजन वीडियो लेके आएंगे। ठीक है। तो अभी ये 2 टॉपिक रह गए, फटाफट खत्म कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड। पहले क्या था? फटाफट रिवाइज करो। पहले था एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड का हमने पूरा देख लिया। 3 तरह के कोर्ट, सॉरी 6 कोर्ट सिस्टम रहते हैं उसमें। देन हमने देखा आए मुगल, तो आया मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में 3 तरह के कोर्ट सिस्टम देख लिए। अब हम आ रहे हैं ब्रिटिश सिस्टम में। देन उसके बाद हमारे इंडिया में घुस आए थे ब्रिटिश। तो उस टाइम पे क्या का लीगल सिस्टम था? द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड इन इंडिया लास्टिंग अप्रोक्सीमेटली 200 years तक गोरों ने हमारे ऊपर राज किया है, was marked by the significant changes in the legal and administrative framework of the region. The East India Company initially arrived in India as a trading entity, but gradually transformed into a political and administrative power. ये जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वो क्यों आए थे इंडिया में? ट्रेड करने आए थे इंडिया में, मतलब काम करने आए थे, अपना बिजनेस करने आए थे वो इंडिया में। और बाद में चल के उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अपनी लीगल पावर इस्टेब्लिश कर ली थी इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग बेवकूफ थे, है ना। बहुत भोले थे, बेवकूफ नहीं कहते, बहुत भोले थे इंडिया के लोग। इसलिए जो गोरे राज यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, वो राज करके बैठ गए थे हमारे इंडिया के ऊपर। तो राज करेंगे तो अपना लीगल सिस्टम लेके आएंगे। पहले एंशियंट पीरियड में हमारा लीगल सिस्टम था,
मुगल आए तो अपना लीगल सिस्टम लेके आए, अब ब्रिटिश आएंगे तो ऑफ कोर्स अपना लीगल सिस्टम लेके आएंगे। तो वो अपना लीगल सिस्टम लेके आए थे उस टाइम पे। और क्या लीगल सिस्टम था उस टाइम पे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेयूर्स कोर्ट्स 1726। अगेन ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है। The Mayur Court was established to handle civil and criminal cases involving the British subject. उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले स्टैब्लिश किया मयूर कोर्ट। मयूर कोर्ट में क्या होता था, जो भी आपके सिविल एंड क्रिमिनल केसेस थे, क्राइम रिलेटेड केसेस थे, वो सारे आपके मयूर कोर्ट में हैंडल किए जाते थे। देन उन्होंने स्टैब्लिश किया वॉरेन हास्टिंग्स एंड द जुडिशियल प्लान ऑफ 1772। वॉरेन हास्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड द अदालत सिस्टम इन 1772, which restructured the judicial system to include district courts and higher courts. This system was designed to handle both civil and criminal cases. पहले कौन सा कोर्ट था हमारे पास, फटाफट बोलो। मयूर्स कोर्ट था। देन उन्होंने स्टैब्लिश किया वॉरेन हेस्टिंग्स कोर्ट। उन्होंने स्टैब्लिश किया, मतलब वॉरेन हेस्टिंग की अदालत उन्होंने स्टैब्लिश की, जहां पे अगेन वो एक हाई कोर्ट था, विच रिस्ट्रक्टेड द जुडिशियल सिस्टम टू इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हायर कोर्ट। उसमें दोनों थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी था, हायर कोर्ट भी था। दिस सिस्टम वाज डिजाइन टू हैंडल बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। पहले कौन सा था? मयूर कोर्ट था, नॉर्मल वाला कोर्ट था हमारे पास, मयूर कोर्ट था हमारा, उसमें सारे केसेस जाते थे। देन जब वो वॉरेन हास्टिंग्स की अदालत लेके आया, तो उसमें उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हायर कोर्ट स्टैब्लिश कर लिया। मतलब पहले आपका केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नहीं सॉल्व हुआ तो वो केस जाएगा आपके हायर कोर्ट में जाएगा, ठीक है। देन उन्होंने स्टैब्लिश किया हाई कोर्ट्स। दिस एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट इन कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, रिप्लेसिंग द प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट्स। These high courts were empowered to hear appeals from the lower court and had jurisdiction over the broader range. ठीक है। पहले आपका कौन सा सबसे पहले आया? मयूर कोर्ट आए, उसमें नॉर्मल एक ही कोर्ट था। देन उन्होंने स्टैब्लिश किया वॉरेन हास्टिंग्स की अदालत। उसमें उन्होंने दो तरह के कोर्ट रखे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। देन वो लेके आए एक हायर कोर्ट का कंसेप्ट। इसमें उन्होंने ऐसा किया कि एक रहेगा नॉर्मल कोर्ट, मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया था उसमें, ये देखो ना, रिप्लेसिंग द प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट। उसने सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, सीधा हाई कोर्ट लेके आ गया वो इसमें, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं बच्चे, कोई इतना है नहीं कि रट्टा मारना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं द ब्रिटिश ऑल्सो इंट्रोड्यूस कोडिफाइड लॉज टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क। ब्रिटिश ने ना लॉज भी बनाए थे, ठीक है। ये तो कोर्ट सिस्टम था। अभी तक आपने जो 2 पीरियड पढ़ लिए ना, उसमें आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि किसी ने लॉ बनाए हो। ब्रिटिश ने रिटर्न लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि उन्होंने बनाया इंडियन पेनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये सब आप पढ़ने वाले हो जो आज भी इंडिया में चलते हैं, बट बनाए ये ब्रिटिश ने थे। अब आप सोचोगे कि मैम ब्रिटिश ने बनाए थे तो हमारे यहाँ अभी तक क्यों चल रहे हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ब्रिटिश पीरियड। और अब हमारा लास्ट पीरियड इंडियन लीगल सिस्टम, जो आज चल रहा है, जो आज इंडिया में चल रहा है, वो है हमारा इंडियन लीगल सिस्टम। द इंडियन लीगल हिस्ट्री बिगिंस विद द अबॉलिशन ऑफ प्रीवियस काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949। जो हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? सबसे पहला काम हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा विधान है, वो आने से पहले, जो हमारे लॉज आने से पहले, इंडिया का लीगल सिस्टम स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहला उन्होंने काम किया, जो प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट था उसे खत्म किया। अब ये क्या था प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट? Before India's independence in 1947, the Privy Council in London served as the highest court of the appeal for British colonies including India. यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे हाई कोर्ट्स वाला सिस्टम इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने। तो सबसे पहला काम इंडिया के लीगल सिस्टम आने से पहले क्या हुआ? उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो प्रीवी काउंसिल ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्ट था, जो हाई कोर्ट वाला एक्ट था, उसे अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, और अपना एक्ट लेके आए, अपना लीगल सिस्टम लेके आए। तो मैम जो उस कोर्ट में उस टाइम पे केस चल रहे थे, है ना, मतलब कि उस टाइम पे जो उस कोर्ट में केस चल रहे थे, अभी ऐसा हुआ 1947 में ब्रिटिश छोड़ के गए, तो उस कोर्ट में कुछ केस पेंडिंग होंगे, उन लोगों का क्या? उनके साथ तो नाइंसाफी होगी,
नहीं, इंडिया वालों ने उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। उन्होंने वो कोर्ट तो खत्म कर दिया, बट उस कोर्ट के जो भी केसेस थे ना, वो उठा के इंडियन कोर्ट्स में ले आए, इंडियन सिस्टम में ले आए, इंडियन लीगल सिस्टम में ले आए थे। ठीक है, किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। The government of India not only terminated the Privy Council jurisdiction but also ensured the transfer of the cases to Indian courts. Following this, India's legal framework was fundamentally reshaped with the drafting and adoption of its constitution. सबसे पहला काम उन्होंने किया, प्रिवी काउंसिल को अबॉलिश कर दिया एंड उसके बाद उसके जो भी कोर्ट थे वो इंडियन लीगल सिस्टम, जो भी केसेस थे वो इंडियन लीगल सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो सेकेंड स्टेप लिया वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The drafting committee, led by Dr. B.R. Ambedkar, was established on 29 August 1947 to create a constitution that would govern a country. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश की थी 29 अगस्त 1947 को। इस कमेटी ने बैठ के आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया था, जो कि आज तक इंडिया लीगल सिस्टम को गवर्न करता है। ठीक है, On November 26, 1949, the Constituent Assembly passed the Constitution of India. जो हमने ये कमेटी बनाई थी ना, नवंबर 26, 1949 ने उस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास किया था एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950 और ये 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। ठीक है, ये डेट्स याद कर लेना। कब बनी थी आपकी ये कमेटी, 29 अगस्त 1947 को। किसने बनाई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की क्या कहते हैं उसे हिंदी में, सानिध्य में बनी थी। नवंबर 26, 1949 को इन्होंने आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो बना दिया था, जो कि इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। With this, the Supreme Court of India was established on January 26, 1950. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बन गया, अब हमारे पास कोई कोर्ट भी तो चाहिए ना, जो इन केसेस को देखेगा, जो भी फर्दर केसेस आएंगे आगे चल के। तो तब हमारा फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना था 26 जनवरी 1950 को। Established under Article 124 सब क्लॉज 1 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 विद द स्ट्रेंथ ऑफ 8 जजेस। उस टाइम पे जो कोर्ट था उसमें उन्होंने 8 जजेस रखे थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 7 जजेस थे। ठीक है, देखो कब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, जहां पे आपके 8 जजेस थे, जिसमें से एक आपका चीफ जस्टिस था और 7 आपके जजेस थे। ये हाईलाइट करते जाना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, करंटली इट हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, सोर्सेज ऑफ लॉ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, क्या सोर्सेज ऑफ लॉ है, हमारे 6 सोर्सेज ऑफ लॉ है वो हमने पढ़ा। एंड सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा इंडियन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री, जिसमें हमने 4 पीरियड अपने पढ़े और चारों पीरियड में क्या कोर्ट सिस्टम रहा है वो हमने डिटेल में देखा। ठीक है, हालांकि इतनी डिटेल में हमें पेपर में नहीं पूछेगा, इसीलिए हम एंड में इसकी एग्जाम ओरिएंटेड समरी भी देखेंगे, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रिवाइज करना, रीड लेना, जो नहीं समझ आया उसे बैक करके अच्छे से समझो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इसे हम दोबारा पढ़ने नहीं बैठेंगे, एक बार पढ़ के खत्म, टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।